मेरा नाम सीरत है। मैं कश्मीर से हूँ। आज मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक और तकलीफ देह मरहले के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसे मैं कभी नहीं भूल सकूँगी। तो ये बात पिछले साल की है, जब मैं, मेरी बहन तूबा और मेरे कज़न्स ओहरार और इसरार। ओहरार सबसे बड़े हैं 25 साल के, और इसरार सबसे छोटे 19 साल के। मैं 22 साल की हूँ और मेरी बहन 21 साल की है। पिछले साल जब हम सबके इम्तिहानात ख़त्म हुए, सर्दियों की छुट्टियां शुरू हुई, तो हमने फैसला किया कि हम ग्रीस का सफ़र करेंगे। ग्रीस वादी बांडीपुरा ज़िला कश्मीर में वाक़ है। हम सब बहुत पुरजोश थे क्योंकि हमारी पहली ट्रिप थी जो हम कज़न्स अकेले कर रहे थे। हमने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। अगली सुबह हम 7 बजे रवाना हुए। हमारे बड़े भाई ओहरार गाड़ी चला रहे थे। हम सब बहुत इंजॉय करते हुए जा रहे थे, लेकिन साथ ही हमें उस बात का अंदाज़ा नहीं था कि रास्ता कितना तवील होगा और हमें वहाँ पहुँचने में कितना वक्त लगेगा। फिर जगह जगह हमने रास्ते के बारे में मालूम किया तो पता चला कि ये वाकई बहुत दूर है और वहाँ पहुँचने में कई घंटे लगेंगे। हमने 4 घंटे मुसलसल ड्राइव की। साथ ही मौसम की हालत भी ख़राब हो रही थी क्योंकि कश्मीर में सर्दियों का मौसम था, जो आम बात है। चलते चलते बारिश भी शुरू हो गई। हमने 60 किलोमीटर तक का सफ़र किया और लोगों से तस्दीक करने पर मालूम हुआ कि हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए मज़ीद 60 किलोमीटर का सफ़र तय करना। हम सब बहुत भूखे थे और सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। चलते चलते हम राजदान टॉप पहुंच गए और गाड़ी से उतरे। हमने खाने का सारा सामान निकाला। हमने गोश्त निकाल कर बारबेक्यू बनाने का आगाज़ किया। वहाँ काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी और मौसम भी कुछ ठीक नहीं था। इंटरनेट कनेक्शन भी ख़त्म हो गया था क्योंकि ये इलाका बुलंद पहाड़ी सतह पर था। वहाँ का माहौल भी कुछ अजीब और खौफनाक था। हम सब बातें कर रहे थे, लेकिन इसरार की हालत ठीक नहीं लग रही थी। इसरार का चेहरा नीला पड़ चुका था, जैसे उसके जिस्म में खून जम गया हो। तैयबा ने उसके सर पर हाथ रखा तो पता चला कि इसे शदीद बुखार हो रहा है। इसरार की हालत ख़राब होने की वजह से हमारा वापस जाना मुमकिन तो था, लेकिन रास्ता काफ़ी दूर था और अंधेरा भी हो चुका था, इसलिए वापस लौटना मुश्किल लग रहा था। फिर हमने फैसला किया कि जल्द से जल्द अपनी मंजिल पर पहुंचना बेहतर होगा। जैसे ही हम गाड़ी में बैठे, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। इसरार का बुखार बढ़ता जा रहा था और उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। काफ़ी कोशिशों के बाद किसी तरह गाड़ी स्टार्ट हो गई। जब ओहरार गाड़ी चला रहा था, अचानक उसने फ्रंट मिरर में देखा कि इसरार का चेहरा पूरी तरह नीला हो चुका था और उसकी आंखें लाल हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो होश में ही ना हो। उसका चेहरा गुस्से से भरपूर सुर्ख हो चुका था। उसकी नजरें खौफनाक लग रही थी और आर ने समझ लिया कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन उसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी ताकि जल्द से जल्द ग्रेस पहुंच सके। कुछ देर बाद इसरार ने कहा, गाड़ी रोको, मुझे फ्रेश होना है। हमने गाड़ी रोकी और इसरार गाड़ी से बाहर चला गया। काफ़ी देर हो गई मगर इसरार वापस नहीं आया। हम गाड़ी से उसे ढूंढने के लिए निकले। जब हमने देखा कि इसरार एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ था और उसकी अजीब जुबान में धीमी आवाज़ में कुछ पढ़ रहा था। एक लम्हे के लिए हम डर तो गए, मगर ओहरार अपने भाई को उठाकर गाड़ी में ले आया। हमने सोचा कि वो बीमार है और इसे आराम की ज़रूरत है। हमने गाड़ी दोबारा स्टार्ट की और 3 से 4 घंटों में ग्रेस पहुंच गए। वहाँ पहुंचकर इसरार गाड़ी से उतरते ही बेहोश हो गया। ये देखकर मुझे और तैयबा को लगा कि कुछ ठीक नहीं है, मगर हम बहादुर थे, इसलिए उन चीज़ों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हम कैंप के इंतज़ामात के लिए चल पड़े क्योंकि वहाँ कोई होटल की सहूलत मौजूद नहीं थी। कैंप लगवाने के बाद हमने खाने की तैयारी की। हम सब खाना खा रहे थे और अचानक मेरी नज़र इसरार पर पड़ गई, जो बहुत अजीब तरीके से बाएं हाथ से खा रहा था। उसने बिस्मिल्लाह की जगह किसी और ज़ुबान में कुछ कहा। डिनर के बाद हमने दवाइयाँ मंगवा कर इसरार को दी, मगर थोड़ी देर बाद ही उसे उल्टी होने लगी। ये देखकर ओहरार को कुछ ठीक महसूस नहीं हुआ। इसको लगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। अब सब सोने के लिए लेट गए। करीब आधी रात को लगभग 2 बजे मेरी नींद खुल जाती है और मुझे कैंप के बाहर से
कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है। कैंप की रोशनी का स्विच दूर होने की वजह से मैं अपने फ़ोन की लाइट ऑन करती हूँ और देखती हूँ कि इसरार अपने बिस्तर पर नहीं है। मैं आवाज़ का पीछा करते हुए कैंप के बाहर जाती हूँ, जहाँ देखती हूँ कि इसरार बैठा हुआ किसी अजीब जुबान में ड्रोनी आवाज़ में कुछ बुड़बुड़ा रहा था। मैं डर जाती हूँ और फौरन तैयबा को जगाती हूँ। ये मंजर देखकर हम दोनों बहनें समझ जाती हैं कि इसरार पर किसी चीज़ का साया है। उसी दौरान अहरार भी जाग जाता है और हम सब कैंप के बाहर निकलते हैं। वहाँ हम एक ऐसा मंजर देखते हैं जिसने हमारी आंखों को खौफ से खोल कर रख दिया। एक ऐसा मंजर था जिसे हम अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते। इसरार का चेहरा मुकम्मल तौर पर खराशों से भरा हुआ था और इसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी। इसके सामने वो गोश्त रखा था जो हम खाने के लिए साथ लाए थे और एक मुर्दा कौवा भी वहां मौजूद था जिसका खून वो उस गोश्त पर डाल रहा था। साथ ही वो किसी खौफनाक अंदाज में कुछ पढ़ रहा था। उसी दौरान अहरार इसरार के करीब जाता है ताकि इसे काबू में कर सके। इसरार गुस्से में अहरार को देखता है और इसे मारने की कोशिश करता और मेरी बहन किसी तरह इसरार को पकड़कर काबू में करने की कोशिश करती ताकि सूरत हाल को संभाल सके। अहरार अपने भाई की हालत देखकर खौफजदा हो जाता है। इसरार अपने आप को ही मारने लगता है और जोर जोर से चीखता है, जिसके साथ ही वो बेहोश हो जाता है। अहरार अपने भाई को बड़ी मेहनत से टेंट के अंदर ले जाता है। हम सब बहुत डरे हुए थे और सुबह होने तक का इंतजार कर रहे थे। अगले दिन मैं और मेरी बहन सुबह 6 बजे उठते हैं ताकि नाश्ते के लिए सामान ले सके। मैं गाड़ी स्टार्ट करती हूँ और अपनी बहन के साथ ग्रीस की मार्केट चली जाती हूँ। सामान लेने के बाद हम वहाँ के मकामी लोगों को अपनी बात बताते हैं, जो हमें बताते हैं कि यहाँ से कुछ किलोमीटर के फासले पर एक गांव है जिसे पुराना तलील कहते हैं। वहाँ एक मशहूर मौलवी रहते हैं जिनका नाम मैं यहाँ बता नहीं सकती। उस गांव के मशहूर इमाम भी थे। मार्केट से वापस आते ही अहरार उठ जाता है, लेकिन इसरार गायब हो जाता है। अब तीनों इसरार को ढूंढने निकलते हैं। तलाश करते करते हमें कुछ ऐसा नजर आता है जो हमारी जिंदगी का खौफनाक ख्वाब बनकर रह गया। आज भी जब हम इसे याद करते हैं तो हमारा दिल रुक सा जाता है और पांव तले जमीन निकल जाती। हम देखते हैं कि इसरार दूर एक दरख्त के ऊपर बैठा होता है, जो हमें देखकर एक खौफनाक मुस्कुराहट देता है। ऐसा लग रहा था कि वो इसरार नहीं बल्कि इसके रूप में कोई शैतान है। ये देखकर हम इसे बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। 2 मिनट के अंदर इसरार उस बड़े दरख्त से उतरकर जंगल की तरफ भागने लगता है, लेकिन किसी तरह अहरार इसे पकड़ लेता है। हम काफ़ी सारा कुरान पढ़ते हैं, आयतुल कुर्सी, सूरा वगैरह की तिलावत करते हैं और इसी दौरान इसरार दोबारा बेहोश हो जाता है। तैयबा बताती है कि अगर देर हो गई तो इसरार को कुछ भी हो सकता है। हमें इसे जल्दी जल्दी मौलाना साहब के पास ले जाना चाहिए। हम जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करके पुराना तलील की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ पहुँचकर हम मौलाना का पता करते हैं। हम मौलाना की मस्जिद में पहुँच जाते हैं जहाँ वो रहते थे। इसरार को मौलाना के पास ले जाते हैं तो मौलाना देखते ही समझ जाते हैं कि इस बच्चे के अंदर शैतान है और मौलाना तावीज़ात और तबरकात लेकर आते हैं और इसरार पर छिड़कते हैं, जिसकी वजह से इसरार को होश आ जाता है। मौलाना जिन से मुखातिब होकर कहते हैं, तुम जो भी हो इसके अंदर से निकल जाओ। जिन जवाब में कहता है, मैं इससे नहीं निकलूंगा। मौलाना पूछते हैं, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जिस पर जिन जवाब देता है, इस बच्चे ने गोश्त खाते वक्त थूका था जो मेरे बच्चों पर गिरा था। हम तीनों को उसी वक्त समझ आ गया कि इसरार के साथ अजीब वाक़यात क्यों शुरू हुए थे। उसके बाद मौलाना इसरार पर हाथ रखकर दम करते हैं और इस पर फूंक मारते हैं। मौलाना हमें कमरा छोड़ने के लिए कहते हैं और वजाहत करते हैं कि ये जिन बहुत ताकतवर है और आप में से किसी पर भी हमला कर सकता है। हमारे निकल जाने के बाद दूसरे मौलवी को बुलाया जाता है। वो इसरार से जिन निकालने की कोशिश करते हैं और ये अमल 2 घंटे तक चलता है, जिस दौरान मुसलसल हमें इसरार की चीखों की आवाज़ सुनाई देती है। सुनकर ऐसा लगता था कि उन आवाज़ों में कोई और आवाज़ भी है। दौरान अमल 2 घंटे बाद अचानक चीखें बंद हो जाती।
और 10 मिनट तक खामोशी छा जाती है, जिसकी वजह से हम बहुत घबरा जाते हैं। तजस्सुस की वजह से हम दरवाजे के अंदर देखते हैं, जहाँ से अंदर का थोड़ा सा हिस्सा दिखाई देता है। हम देखते हैं कि वहाँ मौलाना, मौलवी साहब, इसरार के बगैर एक और शख्स मुकम्मल स्याह चादर में लंबे कद का बैठा हुआ है। हम समझ गए थे कि ये वही जिन्न है। उफ, ये मंजर बहुत खौफनाक था। इतनी देर में मौलाना आते हैं और बताते हैं कि इसरार अब ठीक है, और वो ये भी बताते हैं कि यहाँ से जल्द निकल जाओ, और कहा कि जहाँ इसरार ने थूका था वहाँ उसके हाथ से गोश्त दिलवाओ, और इसरार से कहो कि गोश्त डालने के बाद पीछे मुड़कर कभी भी ना देखे। मौलाना ने यह भी बताया कि इसरार से जिन अब पूरी तरह से निकल चुका है, लेकिन जब तक तुम लोग वहाँ पहुँचकर गोश्त नहीं डालते तब तक ये तुम लोगों को सताने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। हम गाड़ी में बैठते हैं और अपने सफ़र के लिए रवाना हो जाते हैं। सफ़र के दौरान इसरार के कानों में मुसलसल हंसने की आवाज़ आ रही थी, और हमारी गाड़ी को पीछे से कोई मुसलसल पत्थर मार रहा था। ऐसा लग रहा था कोई हमें यहाँ रोकने की कोशिश कर रहा। और रात ने गाड़ी चलाते हुए साइड मिरर में देखा, उसने काली चादर में एक साए को हमारे पीछे आते हुए देखा, लेकिन हरार ने जुर्रत से नज़रअंदाज किया और गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। गाड़ी चलाने के दौरान हरार का बाजू लॉक हो जाता है और वो गाड़ी चलाने के काबिल नहीं रहता और गाड़ी रोक देता है। तुबा फिर गाड़ी चलाती है और हम राजदान टॉप पहुंचते हैं, जहां हम बारबेक्यू खाते हैं। पहुंचकर इसरार गाड़ी से बाहर निकलता है और उसी जगह जहां उसने थूका था वहां गोश्त का पैकेट डाल देता है और बगैर पीछे मुड़े गाड़ी में वापस आ जाता है। तुबा गाड़ी स्टार्ट करती है और मैं फ्रंट मिरर में और तुबा साइड मिरर पर। हम दोनों ने देखा कि वहाँ से वो गोश्त का पैकेट गायब हो चुका था। इसके बाद फौरन हरार का बाजू ठीक हो जाता है और इसरार के कानों में हंसने की आवाज़ भी ख़त्म हो जाती। इसके बाद हम सब बगैर किसी रुकावट के सेफली घर पहुँच जाते हैं। तो ये थी मेरी स्टोरी। उम्मीद करती हूँ आप इसे लाजमी शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी भी कश्मीर से रिलेटेड है। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं दुबई में रहता हूँ और आज से तकरीबन 8 साल पहले मैं और विद फैमिली हम लोग दुबई सेटल्ड हो गए, लेकिन अपने प्यारे कश्मीर को नहीं भूल पाते क्योंकि वो बहुत खूबसूरत गांव है मेरा वहाँ पर, जहाँ मेरी बचपन की यादें जुड़ी हैं। लेकिन चूँकि मैं और मेरा भाई हम दोनों की जॉब्स यहाँ हो गई थी और फिर हम लोगों ने अपनी पूरी फैमिली को भी इधर मूव कर लिया, लेकिन हमारा काफ़ी ख़ानदान वहाँ रहता है। कश्मीर हवेली माउंटेन वैली के नाम से जो एक पॉइंट मशहूर है घूमने फिरने के लिए, बस वहाँ ही हमारा गांव है पहाड़ों के दरमियान। ये बात पिछले साल के 2023 में हम पूरी फैमिली कश्मीर आए अपने सब रिश्तेदारों से मिलने के लिए। अब मेरे कज़न्स जो यहाँ पर रहते थे उन्हें जर्मन शेफर्ड डॉग वगैरह का शौक़ था, तो उन्होंने कुछ डॉग्स रखे हुए थे अपने पालतू। और हमारी रूटीन ये थी कि हम लोग रात को खाना खाने के बाद निकल जाते थे पहाड़ों पर। ये जगह दिन में जितनी खूबसूरत लगती हैं रात में उतनी ही खौफनाक, लेकिन हमें इन जगहों की आदत थी। हमें कौन सा कदम कहाँ रखना है, पहाड़ों पर कैसे चलना है, इसके हम बहुत आदी हैं। और वो कुत्ते भी हमारे साथ ही हुआ करते थे। एक रात ऐसे ही हमारा एक कज़न जो कि इस्लामाबाद में जॉब करता था वो भी आ रहा था, क्योंकि वो वीकेंड था, तो उसने कहा कि मैं आऊँगा तो हम एक पार्टी करेंगे। अब वीकेंड पे जब वो आया तो हमने रात का खाना घर पर नहीं खाया। हमने उसके आने से पहले ही बारबेक्यू का सामान रेडी किया हुआ था कि वो आएगा तो हम लोग रात ऊपर पहाड़ पे ही गुजारेंगे। वो एक बहुत एडवेंचर जगह होती थी जो हमारा पॉइंट था, जहाँ कभी कभार हम दोस्त कज़न्स वगैरह जाकर बैठ जाया करते थे और गैदरिंग लगाया करते थे। पर वो जगह बहुत ऊंचाई पर थी। वैसे तो हम दिन में ही वहाँ पर गैदरिंग करते थे, लेकिन इस रात हमारा प्लान था कि हम नाइट स्पेंड वहीं करेंगे और सेफ्टी के लिए अपने साथ डॉग्स ले जाएंगे।
वैसे तो अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ पर ऐसा कोई मसला नहीं कि हमें अपनी सेफ्टी करनी पड़े। बस वो जो मिसाल है कि किस्मत ख़राब हो तो ऊंट पर भी कुत्ता काट जाता। बहरहाल हम लोग उसके आने का वेट करने लगे। हमने चिकन को तिक्का मसाला वगैरह लगा कर मैरिनेट करके उसे फ्रिज में रखा हुआ था कि जैसे वो आएगा हम लोग निकल जाएंगे ऊपर पहाड़ पे। वो तकरीबन कोई पौने घंटे की हाइकिंग थी। चूँकि हमें उसे साथ लेकर जाना था इसीलिए हम लोग रात को ही वो सफ़र करने वाले थे, वरना हमारा ये था कि अगर हमने रात गुजारनी भी है तो हम शाम को रोशनी रोशनी में ऊपर पहाड़ पर चले जाएं और फिर हम रात गुजार कर सुबह आ जाएं। लेकिन हमने उसका इंतज़ार किया और सारी चीज़ें रेडी कर ली, टॉर्च, टेंट और अपने डॉग्स को भी। अब जैसे ही वो आया सबसे मिलना मिलाना करने के बाद तकरीबन रात के 8:30 हो गए और हमें निकलते निकलते 9 बज गए। अब जो उन इलाकों के लोग हैं उन्हें अंदाज़ा होगा कि रात के 9 बजे का टाइम समझ लो हम आधी रात को निकलें, यानी कि उस टाइम तक समझ लो कि पूरा गांव सो चुका है। इवन हमारी भी फैमिली सोने की तैयारी में थी, सिर्फ वो मेरा कज़न सबसे मिलना चाह रहा था। मिलने मिलाने के बाद हम लोगों ने अपना सामान उठाया। हम 3-4 कज़न्स थे और बहुत अरसे बाद एक जगह इकट्ठे हुए थे। हम लोगों ने अपने अपने हिस्से का सामान उठाया और हाइकिंग करने लगे। हम थोड़ी ही देर में पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगे। अब वो पहाड़ ऐसा नहीं था कि बिल्कुल सीधा, यानी कि बहुत रास्ता ढलवान था। उस पहाड़ पे भी कुछ रास्ते सीधे सीधे थे, फिर कहीं जाकर हाइट आती और फिर सीधा रास्ता। अब इसी दौरान हम उस पहाड़ पे लगे एक घने जंगल के बीच से जा रहे थे। उस पहाड़ को उस बड़े बड़े दरख्तों ने ऊपर टॉप तक घेर रखा था। हमें उसके बीच से होते हुए ऊपर टॉप तक जाना था। अब ये रात थी और हम पैदल चल रहे थे। यकीन करें कि हम चल रहे हैं और हमारे पाँव तक की आवाज़ हमें सुनाई दे रही है, यानी कि ऐसी जगहों पर इतना सन्नाटा हो जाता है कि दूर दूर तक कोई भी आवाज़ नहीं, कुछ नहीं, कोई शोर नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई गाड़ी नहीं। बस हम लोग ही आपस में बात कर रहे थे तो वही हम क्लियर सुन रहे थे और हमारे पाँव के जो चलने की आवाज़ थी वो हमें सुनाई दे रही थी। ये सन्नाटा, ये खामोशी एक आम इंसान को पागल कर देती है, अगर आपको यकीन ना आए। क्योंकि स्टोरी में जब मैं सन्नाटे और खामोशी का कह रहा हूँ तो इट्स मीन कि ये बहुत ही खौफनाक था। इसकी मिसाल मैं ऐसे देना चाहूँगा कि एक साइलेंट रूम के नाम से मैंने एक वीडियो देखी थी कि एक इंसान पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। उसे एक साइलेंट रूम में कुछ टाइम के लिए छोड़ा जाता है और उसे टास्क दिया जाता है कि इतने घंटे तुमने यहाँ पर गुजारने। उसमें काफ़ी लोग गिव अप कर जाते हैं, बहुत कम ही लोग ठहरते हैं, लेकिन जो वहाँ पे बैठे रहते हैं उनकी हालत इतनी हद तक बिगड़ जाती है कि बयान से बालातर है। तो इसीलिए जब इस स्टोरी में मैं खामोशी का जिक्र कर रहा हूँ तो ये खामोशी नॉर्मल खामोशी नहीं थी, ये एक हैबतनाक खामोशी थी। अच्छा, हम जब बात करते थे तो हमारी आवाज़ का इको बनता था, क्योंकि जिस पहाड़ पर हम चल रहे थे उस पहाड़ के सामने भी एक पहाड़ था और उसके बैक साइड पे भी एक पहाड़ था। तो यानी कि हम एक प्याला नुमा जगह पर एक ही पहाड़ के ऊपर चलते हुए टॉप तक जा रहे थे। हमारे कुत्ते भी हमारे साथ थे जो कि गहरी गहरी सांसें ले रहे थे, जैसे ये जानवर लेता है। और अगर आपने ऐसा नोट किया हो तो वो चल रहे हैं हमारे साथ साथ। अब जो कि वो मेरे कज़न्स वहाँ के रहने वाले थे, वहाँ के आदी थे, लेकिन फिर भी किसी हद तक वो भी डर चुके थे। लेकिन मैं वहाँ पर रहता तो था, लेकिन अब मुझे वहाँ की आदत इतनी नहीं थी। मुझे शहर की गहमा गहमी और रौनक की आदत थी, इसीलिए मुझे वहाँ का सन्नाटा, खामोशी और ये वहशतनाक जंगल काट खाने को दौड़ रहा था। मैंने अपने कज़न से कहा कि हमने कोई गलत फ़ैसला तो नहीं ले लिया रात गुजारने के लिए। उन्होंने कहा कि नहीं यार, परेशान नहीं हो, अल्लाह खैर करेगा। अदनान, इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी कि हम उस कच्चे रास्ते पे जो एक रास्ता बना हुआ था पगडंडी सी, उस पर चल रहे हैं और हमारे दोनों तरफ जंगल है और ऐसा लग रहा है कि हमें कोई छुप कर देख रहा है, कोई हमें फॉलो कर रहा है।
हमारे जो डॉग्स थे वो भी डिस्टर्ब होने लगे। यानी कि मैं उनकी अभी बॉडी लैंग्वेज नहीं समझा सकता। अगर आप लोगों ने ऐसे पेट्स रखे हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि जब ये डिस्टर्ब होते हैं तो ये कैसा रिएक्ट करते हैं। ये दोनों डिस्टर्ब हो गए। ये चल तो रहे थे हमारे साथ, लेकिन कभी बैक साइड घूम जाते, कभी लेफ़्ट साइड, कभी राइट साइड। यानी कि कुछ था हमारे आसपास, क्योंकि हमें बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी। और अब इस खामोशी में, सन्नाटे में हमारे कदमों की आवाज़ के साथ हमें एक और आवाज़ भी सुनाई देती है, जैसे कोई और हमारे आसपास है। और हमें जो आसपास पत्ते, झाड़ियाँ थी, उनको जैसे मूव होते हुए किसी ने छेड़ा है, तो उनकी भी आवाज़ हमें सुनाई दी। हमने ये आवाज़ सुनी और हम रुक गए। वो कुत्ते एक अजीब सी आवाज़ निकाल रहे थे। वो शायद डर चुके थे। कुत्ते कभी राइट, कभी लेफ्ट और कभी घूम जाते हैं। जिस मेरे कज़न के वो डॉग्स थे, उसने कहा कि जब इन डॉग्स को कोई चीज़ घूमती हुई फील हो तो तब इस तरह का रिएक्ट करते हैं। यानी कि वो जो भी कोई है हमारे आसपास, वो मुसलसल अपनी मूवमेंट चेंज कर रहा है, वो किसी एक लोकेशन पे नहीं है। इसीलिए ये कुत्ते डिस्टर्ब हैं। खैर, फिर भी हम चलते रहे और चलते चलते अब एक कर्व आया था जहाँ से नीचे बहुत गहरी खाई थी और वो एक छोटा सा रास्ता था जहाँ से हमें गुजरना था। रात के टाइम वो रास्ता बड़ा ध्यान से पार करना था। मैंने टॉर्च उस तरफ की और एक एक करके सब उस जगह को क्रॉस करने लगे। डर और खौफ अपनी जगह, लेकिन वो जगह एडवेंचर बहुत थी और ये हमारी फेवरेट प्लेस थी जहाँ हम लोग आया करते थे। खैर, वो कुत्ते साथ साथ थे और हम कैसे तैसे हिम्मत करके टॉप तक पहुँच गए। अब ये जगह ऐसी थी जहाँ पर आसपास थोड़ा सा दूर ही दरख्त और वो जंगल शुरू हो रहा था, पर हम जिस जगह पर थे वो बिल्कुल क्लियर जगह थी। हमने वहाँ टेंट वगैरह लगाना शुरू किए और कुछ लकड़ियाँ जमा करके हमने बारबेक्यू बनाया, खाना वगैरह खाया और फिर सब अपने अपने कैंप्स में चले गए। अब रात के तकरीबन कोई 12 या 1 बजे का टाइम था। हम सब, कोई सो चुका था और कोई सोने की तैयारी कर रहा था कि हमें टेंट के बाहर से अजीब सी आवाज़ आने लगी। हमने डॉग्स के लिए अलग से एक टेंट लगाया था जहाँ वो दोनों डॉग्स थे। यानी कि अगर रात में बारिश हो जाती है तो ये जानवर भी महफूज रहें। लेटने की, सोने की कोशिश करते रहे, लेकिन आसपास का मंजर, माहौल हमें टेंट के अंदर लेटे ही ये इमेजिन करते भी डर लगे कि खुदा न खास्ता इस जंगल से कोई आकर हमें यहाँ देख लेता तो हमारा क्या हाल होगा। हम तो वैसे ही इतने डर चुके थे। खैर, मैंने टेंट में गाने लगा लिए ताकि मैं थोड़ा सा टाइम पास कर सकूं जब तक मुझे नींद नहीं आ रही। अब तकरीबन सब कज़न सो चुके थे और मुझे जल्दी सोने की आदत नहीं थी। मैं लेटा रहा अपने फ़ोन में बिजी और मुझे ऐसे लगने लगा जैसे उस जंगल से कोई इस टेंट्स की तरफ आ रहा। अब वो बहुत दूर से मुझे कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही है, जैसे कोई बड़े बड़े कदम रखकर इस टेंट की तरफ आ रहा। मैं एक और चीज़ नोटिस करता, जो डॉग्स हमने टेंट में बंद किए थे अब वो बुरी तरह से बेचैन थे। अंदर से भौंकने की आवाज़ आ रही थी। वो आवाज़ जैसे दूर से चलते चलते हमारे टेंट के बहुत करीब आ जाती और फिर बाहर की जो चांद की रोशनी थी उसमें हमें ऐसा महसूस होता है जैसे मेरे टेंट के ऊपर एक काला सा साया है। वो साया जो बाहर खड़ा था उसका था और बाकी तो सब सो रहे थे, लेकिन मैंने भी सोने की एक्टिंग की। खामोश हो गया, फ़ोन बंद करके साइड पर रख दिया कि अंदर से मोबाइल की भी रोशनी ना बाहर चल के तो जो भी बाहर है उसे अंदाज़ा ना हो कि अंदर वाले अभी जाग रहे हैं। ये करके मैं लेट कर बस माहौल का जायज़ा लेने लगा। अब मुझे बाहर से अजीब टक टक करके हड्डियाँ चबाने की आवाज़ आई। यहाँ मैं बताता चलूँ कि हमने जो बारबेक्यू किया था उसकी हड्डियाँ हमने एक साइड पर फेंक दी थी। वो चिकन की हड्डियाँ थी। अब जब ये कड़कड़ की आवाज़ आने लगी जैसे कोई हड्डियाँ चबा रहा, तो हमारे जो डॉग्स थे उन्होंने भौंकना शुरू कर दिया और बहुत ही बेचैन थे। और इतने में मेरा वो कज़न उठ गया जिसके वो डॉग्स थे। मुझे दूसरे टेंट से जिप खोलने की आवाज़ आई। वो जैसे अपने टेंट से बाहर निकला हो
और उसके बाद उन डॉग्स का टेंट था। वो बाहर निकलकर उन डॉग्स को टेंट से बाहर निकालता है, क्योंकि वो इनको पाल चुका था। उसे ये अंदाज़ा हो चुका था कि ये कुत्ते किसी रीज़न के बगैर कभी नहीं भौंकते, और ज़रूर इन्होंने कुछ देखा। मैं डर तो बहुत गया था, लेकिन मैं भी अपने टेंट से बाहर निकला। अपने कज़न को कहने लगा कि क्या हुआ है, ये डॉग्स इतना ज़्यादा बेचैन क्यों है। उसने कहा देखो, ये बहुत वीरान जगह है, यहाँ हमारे अलावा और कोई भी नहीं है, और ये जगह बहुत घनी जंगल से घिरी हुई है। तो ऐसी जगहों पर अल्लाह की दूसरी मखलूक भी आबाद हो जाती, तो ज़रूर कोई ऐसी चीज़ इन लोगों ने देखी है। तब ये दोनों डॉग्स बहुत ज़्यादा बेचैन हैं। खैर, उसने उन दोनों डॉग्स को खोला, और वो दोनों डॉग इतनी जान से प्रेशर दे रहे थे जैसे कि उनको फॉलो किया जाए। उन डॉग्स को उन्होंने छोड़ा तो उसकी रस्सी अपने हाथ में ही रखी, और वो डॉग्स जैसे खींचते हुए उन्हें कहीं ले जा रहे हैं। अब उसने कहा कि तुम भी चलो मेरे साथ और अपनी टॉर्च उठा लो। मैंने अपनी टॉर्च उठाई और उन कुत्तों को फॉलो करते हुए हम चलने लगे। बहुत दूर निकल आए थे हम अपनी उस जगह से। अब वो कुत्ते हमें एक घने जंगल की तरफ ले जा रहे थे, जहाँ बहुत घना जंगल था, जहाँ हमसे चला भी नहीं जा रहा था। कोई रास्ता नहीं बना हुआ था, कोई पगडंडी नहीं थी। वो कुत्ते बस हमें उस तरफ खींचते हुए जा रहे थे। मेरा कज़न ने वो रस्सियाँ पकड़ी हुई थी अपने हाथ में। कुत्तों के खींचने का प्रेशर इतना था कि एक नॉर्मल आदमी जितनी चाल से चलता है, वो अपनी एक नॉर्मल चाल से तेज़ तेज़ कदम आगे ले रहा था। मैं भी उसके पीछे पीछे, समझ लो हम दौड़ ही रहे थे। फिर भी आखिर कुत्ते चलते चलते हमें एक ऐसी जगह दिखाते हैं जहाँ दूर हमें एक रोशनी दिखाई दे रही होती है। उसी जंगल में, क्योंकि हम ढलवान पर खड़े थे, और वो जगह जो पॉइंट था वो नीचे बहुत दूर हमें जंगल के अंदर से एक जगह से रोशनी दिखाई दे रही थी, और वो दोनों डॉग्स उसी तरफ चल रहे थे। मैं दूर से ही समझ चुका था ये हमें उस जगह लेकर जाएंगे। हम खैर कैसे तैसे उबड़ खाबड़ रास्ते तय करते हुए उस जगह पहुंचे। उसके अभी बहुत करीब ही थे। हम छुपते छुपाते अपने डॉग्स को भी नॉर्मल करते, प्यार करते, और चलते चलते हम उस जगह पहुंचे जहां पर एक शख्स उस जंगल में समझो मंगल बनाकर बैठा था। अब यहाँ बताने वाली बात यह है, उस शख्स ने आग लगा रखी थी और वो कोई अमल कर रहा था। अब यहाँ खौफनाक बात यह थी कि काफ़ी देर वो कुछ पढ़ता रहा, और उसके बाद उसने एक चादर नुमा कोई कपड़ा उठाया और हवा में ही जैसे खोल कर किसी पर चादर डाली जाती है। दान मैं होशो हवास में कह सकता हूँ कि मैंने वहाँ पर किसी को नहीं देखा था, लेकिन जब चादर उड़ाई गई तो एक इंसान नुमा बॉडी की कोई चीज़ थी जो कि उसके सामने ही थी। जब तक उस पर चादर नहीं थी तब तक हमें कुछ पता नहीं था कि यहाँ पे कोई है। इसके अलावा भी और ऐसी बातें हो रही हैं। और जब चादर डाल दी गई तो एक फिगर वाज़िह हुआ जैसे कोई शख्स है और वो उस ड्रेसिंग के अंदर है। ये बहुत खौफनाक मंजर था। हम लोगों ने वहाँ से बैक किया। हमने उसे एहसास भी नहीं होने दिया कि हम लोग उसे देख चुके हैं। हम दबे पांव वहाँ से निकल रहे थे। हम काफ़ी दूर आ चुके थे उस जगह को छोड़कर। हमें एक गूंजती सी आवाज़ आई, तुम लोगों को ये नहीं देखना चाहिए था जो तुम लोगों ने देख लिया, अब अपनी खैर मनाओ। हमने उसे इग्नोर किया और वापस भागते हुए टेंट की तरफ जाने लगे। काफ़ी हाँप चुके थे, सांस फूल चुकी थी, और फिर आखिर हम अपने टेंट में पहुंच गए। वहाँ बाकी कज़न्स भी हमारा इंतज़ार कर रहे थे, जो कि अब अपनी नींद से बेदार हो चुके थे। उन्हें जाकर ये सारा वाक़या बताया गया। उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे कोई शख्स था और उसके पास कोई मुवक्किल थे। उसने चादर डाली तो हमें अंदाज़ा हुआ कि नीचे कोई जिन था। तो अदनान भाई, मेरा पहला और इंशाल्लाह आखिरी वाक़या था जो मेरे साथ ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हुई। हम लोग ऊपर आए और अपने टेंट में लेटे हुए थे। हमें पूरी रात उस जगह पर अजीब खटखटाहट, चलने की आवाज़, चीखों की आवाज़, रोने की आवाज़, ये इतनी हद तक आती रही। पूरी रात हमारे डॉग्स बेचैन रहे। पूरी रात वो ऐसा रिएक्ट करते रहे, कभी वो बैक साइड की तरफ देखकर भौंकते, कभी लेफ़्ट साइड, कभी राइट साइड। यानी कि उन्हें मुसलसल पूरी रात महसूस होता रहा कि हमारे आसपास कोई है।
कहा जाता है कि जानवरों को ये चीज़ें अपना आप जाहिर कर देती, इनको दिखाई दे जाती, इसलिए वो पूरी रात वो डॉग्स बहुत डिस्टर्ब रहे और बहुत डरे हुए थे। तो खैर हमने रात कैसे तैसे गुजारी और सुबह घर वापस आ गए। तो ये थी मेरी एक सच्ची कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आप लाजमी शेयर करेंगे। तो बहुत शुक्रिया आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरी आपको पसंद आएगी। स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। ऐसा हो गई कि आप मेरी हॉरर स्टोरीज फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी में। अल्लाह हाफिज़।